गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सतीश चंद्र गुप्ता, सहायक अध्यापक जैन इंटर कॉलेज करथल, जनपद बैंगलोर। हमें बताना यह है कि चाहे अंग्रेजी बोलनी हो, चाहे अंग्रेजी पढ़नी हो और पढ़े हुए को समझना हो, इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है तो उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि हम कब ये सीख पाएँ कि आखिर टेंसेस क्या है। अगर इस टेंस की व्यवस्था हम सीख लेते हैं तो हमें अंग्रेजी बोलने में भी सुविधा होगी, किसी के द्वारा बोली गई अंग्रेजी को समझने में सुविधा होगी, पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो उसको में भी ये समझने में सुविधा होगी कि आखिर लेखक कहना क्या चाहता है। तो आओ आज हम टेंस पर अध्ययन करते हैं और सबसे प्राथमिक जानकारी ये देना चाहते हैं कि कई बार ये स्थिति होती है कि विद्यार्थी को यही पता नहीं होता कि फुल टेंसेस की गिनती कितनी है। आओ हम बड़ी सरलता के साथ आपको टेंसेस बताने की कोशिश करते हैं। आइए पहला तर्क देखें कि हमने ऊपर लिखा टेंस। ध्यान रहे इस टेंस की हिंदी होती है काल, और ये काल 3 जगह विभाजित हो जाता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और ये भविष्य काल। इन्हीं टेंसेज के 4 भाग होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रहे चूंकि ये सब टेंस हैं तो हम इन सब में टेंस लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे। अब सरलतम सूत्र ये है कि अगर हमें पास्ट का चर्चा करना है तो हम पहले पास्ट लिखें, प्रेजेंट का चर्चा करना है तो पहले प्रेजेंट लिखें, फ्यूचर का चर्चा करना है तो पहले फ्यूचर लिखें। आइए हम एक आधे मिनट में आपको 12 टेंसेस की जानकारी दे देते हैं, लगा के देख लीजिए। हम पहले कह देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमारे 12 टेंसेस होते हैं। ये मूल आधार है अंग्रेजी पढ़ने के, अंग्रेजी बोलने के, अंग्रेजी समझने के। तो आए को चूंकि हमारे सामने ये 3 चल रहे हैं तो हम पहले प्रेजेंट से चर्चा करते हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए हमने एक टेंस यहां पर लिखा, सेंटेंस को ट्रांसलेशन समझने के लिए हम सबसे पहले वाले टेंस को नोट करते हैं। इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कई बार हमारे मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या है। समझ लीजिए, टेंस माने काल होता है, प्रेजेंट माने वर्तमान होता है और इंडेफिनिट माने अनिश्चित होता है। तो इसकी हिंदी अगर हम देखेंगे, सुविधा के लिए समझ लें, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। जैसे किसी मनुष्य के चेहरे को देख करके हम उसका परिचय देते हैं, पहचानते हैं कि साहब कौन है, ऐसे ही टेंस की पहचान का भी कोई एक नियम है। आओ उन्हीं नियमों में बात करते हैं। तो हम पहले टेंस की बात कर रहे थे, तो इस पहले टेंस की जो पहचान है, वो पहचान ये है विद्यार्थियों कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है, लेकिन इसमें सुधार पता आवश्यक है, जानकारी कर लेनी जरूरी है। वो ये है कि किसी भी वाक्य के अंत में ये जो ता है, ती है, ते हैं, ये सारे के सारे शब्द क्रिया में जुड़े होने चाहिए, अर्थात वर्ब में जुड़े होने चाहिए। अगर वो ता किसी नाउन में जुड़ा हुआ है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, उसे सिंपल सेंटेंस तो कह सकते हैं, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता।
अब तर्क क्या है? तर्क ये है कि हम पहले देखें कि दैनिक जीवन में कितनी क्रियाएं करते हैं। खाना, पीना, लेना, देना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, मारना, पीटना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये हम सब की क्रियाएं हैं। और जब इन्हीं क्रियाओं को हम ता लगा के बात करते हैं तो फिर अगला सेंटेंस जो उत्पन्न होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सच्चाई आपके सामने रखेगा। और वो ये है कि आता है, जाता है, खाता है, पीता है, मारता है, पीटता है, हंसता है, रोता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इतना बात स्पष्ट हो गई होगी। तो इसमें हमने कहा कि जब किसी वाक्य की क्रिया में ता है, ती है, ती है और ताहूं इतने शब्द लगे होते हैं तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब नियम क्या है? नियम यह है कि जब इनके हम साधारण वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं, इस साधारण वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सरल है। और वो ये है, पहली बात बता दें कि अब एक उदाहरण देख लीजिएगा। अब हम ये कहें कि राधा रामायण पढ़ती है। हम अपनी पहचान पर फोकस कर लेंगे। हमने जब पहचान पर फोकस किया तो हुआ क्या आया? ती है। और ती है माने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान से इसका रिश्ता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो सुनिएगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो भले ही इसके अंत में ये है लिखी होती है, पर इस है की अंग्रेजी का प्रयोग इजेमार नहीं होता है। क्या करेंगे? हम इसको छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद क्या करते हैं कि इसका किसी भी वाक्य के ट्रांसलेशन का जो तरीका है वो होता है, पहले कर्ता लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे, फिर कर्म लगाएंगे, फिर पूरक लगाएंगे। इतने वाक्य हैं किसी भी वाक्य को, इतने शब्द हैं किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए, इतने पायदान हैं। इतने पायदान पर हमको कदम रखना होगा। लेकिन एक उल्लेखनीय बात आपको बता दें कि कभी कभी ये दिमाग में आता है कि आखिर इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो आप जान लीजिएगा। कर्ता इसको सब्जेक्ट कहते हैं, सहायक क्रिया इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया इसको मेन वर्ब कहते हैं, कर्म इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, पूरक इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। अर्थात इसी क्रम में हम एक वाक्य में तलाश करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो समझ लीजिए। अब आए इस बात पर कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेशन में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात हम कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे, कर्म लिखेंगे और पूरक लिखेंगे। लेकिन एक छोटा सा सुधार करना आवश्यक है। वो सुधार ये है कि हम ये देख लेंगे ट्रांसलेशन के समय हमारा ये जो कर्ता है, ये कर्ता हमारा एक वचन है अथवा बहुवचन है। ये देखने की बात है। अंग्रेजी में इनको कहते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर कर्ता एक वचन है तो इस मुख्य क्रिया में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। कैसे? अब एक उल्लेखनीय बात और शेष रह गई अभी, वो समझे। कई बार विद्यार्थी सवाल करता कि आखिर किसमें एस जोड़े और किसमें ईएस जोड़े। ये 2-3 सेकंड का उत्तर है, एक बार में समझ जाओगे। वो ये है कि अगर इस मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर एस, एसएच, ओ और सीएच इनमें से कोई अक्षर आ जाता है तो हम उसकी मुख्य क्रिया में ईएस जोड़ेंगे। अब आए अगले बिंदु पर। हमने जब ये समझ लिया कि ये है ट्रांसलेट करने का नियम, लेकिन ध्यान रहे जब तक कर्ता एक वचन है तभी तक ये एस या ईएस लगाई जाएगी। अगर कर्ता एक वचन न होकर के बहुवचन हो जाता है तो हम इसमें ये एस या ईएस का को जोड़ने का काम नहीं करेंगे। अब आगे समझिएगा कैसे।
अब हमारे सामने वाक्य था राधा रामायण पढ़ती है, तो हमारा कर्ता कौन? हमने कहा राधा। चूंकि हम तय कर चुके हैं कि जयमाल नहीं लगाएंगे, इसलिए राधा के तुरंत बाद क्या मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ती है। हमने लिख दिया रीड। अब तय क्या किया था कि अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया। और एस जोड़ने के बाद क्या? राधा रीड्स द रामायण, अर्थात हमने एक वचन के नियम लगा करके इस एक वाक्य को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यही कर्ता हमारा बहुवचन हो जाए, तो बहुवचन हो जाए तो कैसे करेंगे? ये वाक्य नंबर 1 था, ये वाक्य नंबर 2 है। अब हम आगे चलें। अब हमने कहा वे यहां शाम को आते हैं। अब हम देख रहे होंगे कि जब हमने कहा वे यहां शाम को आते हैं, अर्थात इस वे को हम जब गौर करेंगे तो ये हमारा बहुवचन का कर्ता है। हम लिखेंगे दे। चूंकि हम तय कर चुके थे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो ये एस या एस नहीं लगेगी, इसलिए आने की अंग्रेजी ऐसे करके लिख दिया। दे कम कहां पर? यहां, हियर, कब? शाम को, इन द इवनिंग। निष्कर्ष क्या निकला? हमने तय किया था कि हम साधारण वाक्यों के ट्रांसलेशन का तरीका सीखेंगे। तो हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कर्ता एक वचन होता है, वाक्य साधारण होता है, तो उसकी मुख्य क्रिया में एस या ई एस तब जोड़ देते हैं जब कर्ता एक वचन है। यही कर्ता जब हमारा बहुवचन हो जाता है, जैसे ये वाला वाक्य, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों के अंग्रेजी बनाने का नियम है। अब हम आपको बताएंगे नकारात्मक अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। हमने समझ लिया कि साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब हम करेंगे नकारात्मक, उनको कहते हैं नेगेटिव। हमने नोट कर लिया नकारात्मक वाक्य अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, अर्थात अब वो वाक्य में एक मुख्य क्रिया के ठीक पहले नहीं लग जाएगा। जैसे अब हमने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक वाक्य रखा कि विनोद विद्यालय नहीं जाता है। एक वाक्य हमने लिखा, आप फिर गौर कर लीजिएगा कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो करता है वो एक वचन है कि बहुवचन है। और अगर एक वचन है तो अब इसको ट्रांसलेट करते समय हम एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज नॉट, और नंबर 2 बहुवचन के साथ एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात को और लीजिएगा, अभी हमने रूल बताया था कि साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मुख्य क्रिया में ऐसे आइडिया जोड़ी जाती है। लेकिन अगर वही वाक्य नकारात्मक हो जाता है तो फिर इस मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ने की कोई प्रक्रिया अप्लाई नहीं होती है। उदाहरण को सीधा ट्रांसलेट करके देखते हैं। विनोद विद्यालय नहीं जाता है, हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो हम यहाँ पहले कर्ता लिख लेंगे विनोद। चूंकि हम तय कर चुके थे कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं, तो विनोद डज नॉट मुख्य क्रिया है गो टू स्कूल। ये हमारा एक ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन है जिसमें कर्ता एक वचन है और वाक्य हमारा नकारात्मक है। अब ऐसे ही एक ऐसा वाक्य देखेंगे जिसका कर्ता बहुवचन होगा, जैसे हम
यह पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। अब हम गौर कर लें कि अगर हमारा कर्ता है उस पर हम गौर करेंगे तो वो कर्ता हमारा बहुवचन है, ये देखो। और जब बहुवचन कर्ता होता है तो हमने क्या तय किया था कि जब कर्ता बहुवचन है तो हम उसकी सहायक क्रिया में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। हम यह पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो हम इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो हम के स्थान पर वी चूंकि तय कर लिया है पहले से, इसलिए यहाँ आ जाएगा डू नॉट। मुख्य क्रिया क्या है? रीड। अब क्या यह पुस्तक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें लिखते हैं दिस बुक। अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित सेंटेंस जब नकारात्मक हो जाता है तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते। आए तीसरे स्टेप। हमने दो स्टेप समझ लिए, साधारण वाक्य की कैसे अंग्रेजी करेंगे और नकारात्मक की कैसे करेंगे। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। अब ये प्रश्नवाचक और ये भी दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है? ऐसे, एक तो वो प्रश्नवाचक होता है जिसके प्रारंभ में क्या लगा होता है, और दूसरा प्रश्नवाचक जो होता है ये क्या तो लगा होता है शुरू में, और दूसरा ये होता है कि किसी भी वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नसूचक शब्द। अब प्रश्नसूचक शब्द हमें पहले से ज्ञात है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वो यही है कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों आदि। अब नियम समझिए कि जब हम इन वाक्यों में अंग्रेजी बनाते हैं और अगर वो वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तो हम यही करेंगे कि हम पहले तय कर चुके थे कि इनके लिए हम एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नियम ये हुआ कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उस डू या डज को उठा करके कर्ता से पहले लिखेंगे। पर शब्द है, अगर कर्ता एक वचन है तो हम डज पहले लिखेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हम डू पहले लिखेंगे। पर फिर उल्लेखनीय बात याद रहे कि फिर हम मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर अब हमने ये कहा कि क्या सोहन रात को पढ़ता है। अब क्या लगा है और सोहन हमारा कर्ता एक वचन है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? डज सोहन रात को पढ़ने के लिए स्टडी एट नाइट। हमारा क्या प्रारंभ में था? हमने टच पहले लगाया क्योंकि सोहन एक वचन था इसलिए। अब यही इसी स्थान पर अगर बहुवचन आ जाए तो बहुवचन आ जाएगा तो कैसे करेंगे? जैसे क्या वे, हम कह रहे थे कि जब हमारा कर्ता बहुवचन हो जाता है तब हम ये डज न लगा करके प्रारंभ में डू लगाते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया में एस का प्रयोग नहीं करते। अब हमारा क्या प्रारंभ में है? कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम लिखेंगे डू दे पसंद करते हैं लाइक कॉफी। इस प्रकार हमने क्या समझा? ये समझा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम इस सहायक क्रिया डू या डज को कर्ता के आधार पर एक वचन को तो डज पहले और बहुवचन को तो डू पहले दे देते हैं। अब इसके बाद का स्टेप ये है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आ जाए तो क्या करेंगे? आओ इसको देखते। हम कह रहे थे कि जब कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ तो हमने क्या किया?
सहायक क्रिया पहले लगा दी। अब कोई प्रश्नसूचक शब्द से शुरू किया तो क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि तो उसी शब्द विशेष को बद्ध में से उठाएंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि राजेश यहां कब आता है। अब हमने देख लिया कि हमारा एक इंटरोगेटिव वर्ड मध्य में। हम क्या करेंगे, इसी इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर नियम क्या बनेगा इसकी, अर्थात प्रश्नसूचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता। देखो कैसे, व्हेन हमने लिख दिया व्हेन, चूंकि राजेश एक वचन है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हम पहले इसके बाद लिखेंगे डज। अब ऑब्जेक्ट कर्ता को लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हुआ, व्हेन डज राकेश, मुख्य क्रिया कम हियर। ध्यान रहे कि अगर यही वाक्य बहुवचन कर्ता का हो जाए तो, जैसे फिर हम कहें कि वे शोर क्यों मचाते हैं। अब हमने लगा क्यों। अब हमारा करना क्या था, ये जो क्यों है इसकी अंग्रेजी पहले, इसकी अंग्रेजी होती है वाई। अब चूंकि कर्ता हमारा बहुवचन है इसलिए यहां पर डू, यहां दे, मचाने के लिए मेक, नॉइज के लिए। इस प्रकार हमने क्या समझा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब प्रश्नसूचक शब्द मार्के के मध्य में आ जाता है, एक छोटा स्टेप और शेष है, उसमें आपका टेंस पूरा हो जाएगा। आओ देखें कैसे। ये चौथा कदम है हमारा कि ऐसा वाक्य भी आ जाता है कि वो प्रश्नवाचक भी हो और उसके मध्य में नकारात्मक शब्द भी लगा हो। हमको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बहुत साधारण नियम ये है कि हम पहले थोड़ी देर पहले ही प्रश्नवाचक नियमों को समझ चुके हैं, तो इन्हीं प्रश्नवाचक नियमों को लगाएंगे और क्या करेंगे, और कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिख देंगे। देखो कैसे, हमने ऐसे करके किया कि क्या करीम रामायण नहीं पढ़ता है। हाँ, नहीं पढ़ता है। देखो कैसे, अब हमारे प्रारंभ में क्या लगा है, हम जानते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में प्रारंभ में क्या लगा होता है तो हम कर्ता देख करके डू या डज को पहले लेते हैं। तो कर्ता हमारा कौन, करीम। और जब हम करीम को पहले यहां रख रहे हैं तो याद रहे कि इसकी सहायक क्रिया इससे भी पहले आ जाएगी। तो डज करीम, अब पहले क्या तय किया था कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, तो इसका मतलब करीम के बाद नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डच करीम नॉट रीड दी रामायण। अंतिम, अगर इसी प्रकार यहां कोई बहुवचन आ जाए, जैसे हम ये कहें कि वे यहां क्यों नहीं रहते हैं। और हमारे सामने एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्यों भी लिखा है और नहीं भी लिखा है। यूं करके अब हमने क्या किया, चूंकि प्रारंभ मध्य में क्यों लगा है तो हम इस क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे वाह, डू, चूंकि इसके साथ डू लगता है, दे नॉट लिव हियर। इस प्रकार हमने एक टेंस को समझा।